कोल्ड वॉर का, शीत युद्ध का, या फिर बाइपोलैरिटी का। तो भैया दुनिया दो भागों में बट चुकी है। तो इसको समझाने से पहले थोड़ा हमें ये समझना जरूरी है कि पिछले चैप्टर में क्या हुआ था, तब हम इस पे आएंगे। तो लास्ट चैप्टर में जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, शायद आपको ध्यान हो, हमने क्या स्टडी किया था, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 1918 तक, वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 1945, और यहीं से इसके बाद जो बिगिनिंग होती है वो था शीत युद्ध, यानी शीत युद्ध का दौर। इट मींस द एरा ऑफ कोल्ड वॉर फ्रॉम 1945 टू 1991, और ये 1939 टू 1945, ओके, एंड दिस वाज फ्रॉम 1914 टू 18। ठीक है, ये डेट शायद आपको याद होगी, बहुत आसान है। एक्चुअल हमारी जो बुक का नाम क्या है वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है। हमें हर जब भी कोई चैप्टर स्टडी करें तो देन हमें ये समझना है, बहुत जो मैंने उस दिन भी आपको सब समझाया था, बहुत कोई चीज क्या है, व्हाई एंड हाउ, एंड लास्ट इज वेयर। ठीक है, इनके आंसर हमें पता होना चाहिए, देन हम चैप्टर को अच्छे से रियलाइज कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आता है कोल्ड वॉर, शीत युद्ध, इट मींस कोल्ड वॉर। तो शीत युद्ध क्या था, तो हमने क्या लगाया, वॉर। शीत युद्ध है क्या एक्चुअल में? सर एक प्रकार का ऐसा वॉर जिसमें दो प्रतिद्वंदी देशों की ताकतें आपस में लड़ती हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से ना लड़ती हैं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से लड़ती हैं और हथियारों का यूज नहीं करती हैं। यानी कि ऐसा युद्ध जो बिना हथियारों के लड़ा जाए, इसके बल पर, नैतिकता यानी नीतियों के बल पर, या फिर विचारधाराओं के बल पर, ठीक है, या फिर आप ऐसे हो सकते किसी को चीट करके, ठीक है, इस प्रकार के युद्ध को बोलते हैं शीत युद्ध। ठीक है, जिसमें जो लड़ने वाले देश है ना, मुख्य कंट्री, वो आपस में सामने लड़ने के लिए नहीं आते हैं और पूरी लड़ाई दंगे वही करवाते हैं, यही शीत युद्ध है। तो बहुत समझ गए क्या है, वाई, क्यों हुआ, क्वेश्चन है क्यों हुआ, वाई, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो समझना है क्यों हुआ, क्योंकि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध, तो उस दौरान दुनिया में एक होड़ लगे कि कौन दुनिया की महाशक्ति है, सुपर पावर है। तो एक तरफ जो दुनिया के पावरफुल कंट्री थे उनमें से एक सबसे प्रमुख था अमेरिका यानी यूएसए। तो उसने कहा कि मैं दुनिया की महाशक्ति बनना चाहता हूँ, सुपर पावर है हम वर्ल्ड के। तो उसके जैसा एक और होगा तो वो भी तो बोलेगा ना। तो दूसरा कंट्री कौन था, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो संयुक्त यानी कौन, सोवियत संघ, ये बोला कि हम भी सुपर पावर है। तो दुनिया की दो सुपर पावर बनी, दो महाशक्तियां बनी। तो इसकी वजह से विचारधाराओं के आधार पर, इट मींस द कॉन्फ्लिक्ट वाज हैपेंड बिटवीन द ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग, विचारधारा के आधार पर। तो क्या हुआ, एक विचारधारा समाजवाद की है। अब समाजवाद क्या है, सर वो समस्त क्षेत्र, चाहे कृषि हो, उद्योग हो, प्रोडक्शन के साधन यानी कि उत्पादन के साधन हो, इन सभी को सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाए, ये है समाजवाद। और निजी संपत्ति, उद्योग, कृषि और उत्पादन के साधन, इन सभी को कोई व्यक्ति विशेष अपने कंट्रोल में रखे, उसको बोलते हैं पूंजीवाद, इट मींस कैपिटलिज्म। तो अमेरिका क्या है, पूंजीवादी देश यानी कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का सिंपल सा मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी अपने पास होगी, और समाजवाद का मतलब है कि आपके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी ना होकर के जो आपकी प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट की होगी। ठीक है, समझे, समाजवाद और पूंजीवाद। तो इसी के बेसिस पर हुई कोल्ड वॉर की बिगिनिंग। क्यों हुआ, आप समझ गए, क्योंकि दो विचारधारा है, समाजवाद और पूंजीवाद। तो पूंजीवाद वाले लोग अमीर जल्दी बनेंगे, क्यों, क्योंकि पूंजीवाद में आप निजी संपत्ति एकत्रित कर सकते हो, लेकिन समाजवाद में एक भाई सबको साथ लेकर के चलना है। अगर आपके पास भी पैसा तो दूसरे को दो। ठीक है, हाउ, कैसे, किस कंडीशन में हुआ, कंडीशन ये थी कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। तब वर्ल्ड वॉर 2 में कुछ कंट्री हारे और कुछ कंट्री जीते। जो कंट्री जीते वो ये चाहते थे कि ये कंडीशन आगे क्रिएट ना हो और यहाँ से हम पावरफुल कंट्री बन जाए। तो उस कंडीशन में कोल्ड वॉर हुआ। अब कोल्ड वॉर कैसे हुआ कि इनडायरेक्टली वो लोग लड़ रहे हैं और हथियार वगैरह सप्लाई कर रहे हैं। तो हाउ, वेयर यानी कहाँ पर,
तो अब जाकर यूरोप और एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के आसपास के एरिया में ये लड़ाई चली। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो हमारे चैप्टर हमने क्या पढ़ा पिछले में, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकेंड और कोल्ड वॉर, जहां पर यूएसएसआर इसका विखंडन हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, एक टूट जाता है। यहीं से शुरुआत होती है एक बात जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है मॉडर्न वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी कि विश्व की आधुनिक विश्व की राजनीति। मैं आधुनिक विश्व का इतिहास नहीं बता रहा हूं, मैं आधुनिक विश्व की राजनीति की बात कर रहा हूं। 1991 से जहां पर शीत युद्ध का दौर खत्म होता है, वहीं से विश्व की राजनीति में यानी एक आधुनिक राजनीति का एक कॉन्सेप्ट आता है कि अब कौन सी राजनीति शुरू हो गई, विश्व की आधुनिक राजनीति। इसी को हम बोल सकते हैं कंटेम्पररी, और कंटेम्पररी का मतलब होता है समकालीन, यानी अभी के टाइम में। जैसे समकालीन वर्ल्ड का मतलब यही, हमारे बुक का नाम भी यही है, समकालीन विश्व, आधुनिक विश्व की राजनीति, मॉडर्न डेमोक्रेटिक या मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। तो इसका मतलब क्या है कि जहां से कोल्ड वॉर एंड हुआ, वहीं से आधुनिक विश्व की राजनीति की शुरुआत हुई, क्योंकि आज का समय आधुनिक का टाइम चल रहा है, आधुनिक समय। तो इसी की राजनीति की शुरुआत हो जाती है 1991 से, 1991 से। इस बात को समझना है, ठीक है। और ये हमारे बुक का नाम है। तो 1991 के बाद ही पढ़ रहे हैं ना अपन। अब आज प्रेजेंट में 2023 चल रहा है, इट मींस ये बात का समय है 1991 से। तो इसी को बोलते हैं आधुनिक विश्व की राजनीति, ठीक है। अब आते हैं अपने चैप्टर पर। अब आपको एक समझने की बात है कि बाइपोलैरिटी क्या है या फिर द्विध्रुवीयता क्या है। द्विध्रुवीयता से मतलब ये है कि जो विश्व की राजनीति है वो दो भागों में बट गई दुनिया के देश, एक यूएसएसआर और एक यूएसए। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, ठीक है। तो दुनिया जब दो भागों में बटी तो इसी को बोला गया द्विध्रुवीयता। आप बोलोगे तो तीन भागों में भी तो डिवाइड हुई थी, गुटनिरपेक्ष भी तो था 1956 में 5 देशों ने मिलकर बनाया, हाँ था, लेकिन वो लड़ाई लड़ने के पर्सपेक्टिव से नहीं था, वो शांति की स्थापना करने के उद्देश्य से था और खुद का विकास करने के उद्देश्य से था। फिर गुटनिरपेक्ष में या नॉन अलायंस मूवमेंट में ऐसे देश थे जो गरीब थे या फिर ऐसे देश थे जो नए नए देश थे जो आजाद हुए, स्वतंत्र हुए थे, तो वो अपने देश को अल्पविकसित से विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ा रहे थे, यानी खुद के विकास पर ध्यान दे रहे थे। अब आते हैं चैप्टर 2 जो आज का चैप्टर है, कोलैप्स ऑफ बाइपोलैरिटी, द कोलैप्स ऑफ बाइपोलैरिटी, यानी द्विध्रुवीयता का अंत। अब यहाँ पर द्विध्रुवीयता का मतलब यूएसए और यूएसएसआर, इतना ध्यान रखना है। अब इसकी एंडिंग कैसे होती है आपको समझना है, ठीक है। तो क्वेश्चन हो अब तक तो आप पूछ सकते हो प्लीज, कोई क्वेश्चंस जो आपके माइंड में हो सो कैन आस्क मी। है किसी का कोई क्वेश्चन, वरना मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। तो एक पिक्चर है जर्मनी की, और आपको पता है कि जर्मनी में एक तानाशाह व्यक्ति थे जिनका नाम था हिटलर, एडोल्फ हिटलर। बहुत तानाशाह, हर किसी से लड़ रहा है व्यक्ति। लड़ाई का भी एक तरीका होता है, क्योंकि लड़ाई लड़ने के भी तरीके हैं, लेकिन हिटलर इस कॉन्सेप्ट से थोड़े से चूक गए। इतने भी दुश्मन मत बना लो कि आगे समस्या ही हो जाए। तो क्या होता है, हिटलर जो मिलना उससे लड़ रहा है। ज्यूस है, उसके यहाँ जो यहूदी रहते थे उनको पीटना या मारना शुरू किया, कंसंट्रेशन कैंप बनाया उन्होंने, उसमें उनको मारा, गैस चैम्बर। उसके बाद 1928 में नाजी पार्टी से वो चुनाव लड़ता है, उस पार्टी का प्रचार करता है। 1933 में वो चांसलर बनता है जर्मनी का, और वहीं से वो तानाशाह की शुरुआत होती है। फिर धीरे धीरे उसकी कुछ पड़ोसी देशों से लड़ाई होती है, और इस कंडीशन में पोलैंड से लड़ाई, पोलैंड को अटैक करता है 1939 में, जहां से वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होता है। उससे पहले यूएसए से उसकी लड़ाई है, अमेरिका से, ब्रिटेन से उसकी लड़ाई है, और साथ में ही उसकी लड़ाई यूएसएसआर से, जो दुनिया की सुपर पावर है, उन सबसे इसकी लड़ाई चल रही है। कब? 1935 से लेकर के 1945 के बीच की बात कर रहा हूँ। अब इस टाइम पीरियड में हिटलर लड़ रहा है, और लगातार तीनों तरफ लड़ रहा है, डबल फ्रंट्स पे लड़ रहा है,
और जब दोनों तरफ आप लड़ोगे तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं हारना ही पड़ेगा, क्योंकि आप एक टाइम में एक ही काम कर पाओगे। तो उस दरमियान जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड होता है, तो मैं बता चुका हूँ कैसे हुआ, क्यों हुआ। उस टाइम पीरियड में वर्ल्ड वॉर वन सेकेंड जहां एंड होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, जर्मनी की हार हुई, तो जर्मनी को बांटा, जर्मनी को डिवाइड किया गया। तो जर्मनी को दो टुकड़े किए गए, दो भागों में बांटा गया। एक थी पूर्वी जर्मनी, एक थी पश्चिमी जर्मनी, ईस्टर्न जर्मनी एंड वेस्टर्न जर्मनी। और तीन देशों ने इसको डिवाइड किया, ब्रिटेन, यूएसएसआर और यूएसए। इन तीनों ने जर्मनी को बांट लिया। कब? 1939 के बाद, 1945 में, जहां वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड हुआ था, क्योंकि जर्मनी हार गया और हिटलर चले गए। तो ये पिक्चर है बर्लिन की दीवार। ये दीवार कब बनाई गई उसे समझो। 1961 में इस दीवार को बनाया गया। और इस दीवार को बनाने का जो पर्सपेक्टिव था ना, वो ये था कि कुछ लोग हैं, क्योंकि दो भागों में जर्मनी बट गई, एक यूरोप अमेरिका के साथ और एक सोवियत संघ के साथ। तो इस दौरान जो जर्मनी के लोग थे ना, उनके अंदर एक भाव आया, जब सोवियत संघ टूटता है ना, यानी बाइपोलैरिटी एंड होती है, तब जर्मनी के लोग, देखो ये दीवार है, तो आप लोग सोच रहे हो ये क्या लूट है, ये लूट नहीं है, ये दीवार है, इसमें थोड़ा छेद कर दिया उन्होंने, तोड़ दिए थोड़ा बहुत, और इधर से उधर के लोगों को देख रहे हैं भाई आया बात करना है, समझे। यानी ये लोग इधर से लोग कैसे तरस रहे हैं उधर के लोगों से बात करने के लिए, उधर भी उनके रिलेटिव ही हैं, उनके अपने देश के लोग हैं। कहने का सेंस ये है, जैसे आप जहाँ रह रहे हो, सपोज दैट कि एक एरिया में ऐसी बाउंड्री हो जाए पूरे के पूरे में, बहुत बड़ी बाउंड्री, 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, समझ लो कितनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा होती है। इतनी बड़ी दीवार है, एक तरफ ही लोग, एक तरफ ही लोग, इधर उधर जाने का सिस्टम कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा। तो ये वही दीवार है। जब ब्रेक डाउन करते हैं धीरे धीरे, अब देखो इस अगले पिक्चर में आपको दिखाई देगी, ये लोग हैं जो किस तरीके से जश्न मना रहे हैं। ये दीवार थी 1991 में, जैसे ही यूएसएसआर टूटा, लोग बोले वो मजे आ गए, चलो तोड़ते दीवार को, क्योंकि आपको बचा ही नहीं, एक पावर बची। तो इस दीवार को तोड़ते हैं। इस दीवार कौन सी? बर्लिन। बर्लिन क्या है? जर्मनी की कैपिटल, राजधानी। और यहाँ पर देखो यहाँ पर लोग मिल रहे हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि सोवियत संघ की प्रणाली क्या थी। सोवियत संघ की प्रणाली क्या थी? ये भाई साहब हैं, इनको देखो, यही थे रूस की क्रांति के जनक व्लादिमीर लेनिन। इन्होंने ही साम्यवाद की शुरुआत की थी, समाजवाद की। जो क्लास 9 में शायद आपने पढ़ा हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आता है सोवियत संघ वाली इंसिडेंट आती है यूएसएसआर, तो वहां रशियन रेवोल्यूशन है। उस टाइम पर जो रशिया में क्रांति हुई थी 1917 में, उस टाइम पीरियड में जो लड़ाई लड़ते हैं ना, उसके बाद जो यूएसएसआर बनता है, उसकी शुरुआत लेनिन साहब ने की, ठीक है। अब अपन को ये समझना है इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, तो सुनो। सबसे पहले हम इस चैप्टर में ये समझेंगे कि द्विध्रुवीयता क्या है, जो मैं बता चुका हूँ पिछले चैप्टर में। हम इसमें समझेंगे सोवियत संघ प्रणाली क्या है, यानी सोवियत संघ का सिस्टम कैसे है, ये कैसे बना, कैसे टूटा, और इसके प्रमुख ऐसे कौन से नेता थे जिनके टाइम पर ये इंसिडेंट हुई, लाइक मिखाइल गोर्बाचेव और बोरिस येल्त्सिन, ये दो प्रमुख नेता थे यूएसएसआर के। तो इन दोनों ने किस तरीके से रणनीति अपनाई और कैसे सोवियत संघ का जो इतना बड़ा महाशक्ति थी या गठबंधन था, वो एकदम कैसे ब्रेक डाउन हो जाता है। कोई इंसिडेंट अचानक कैसे हो सकती है, कहीं कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी, बेवजह तो कुछ नहीं होता है। तो समझेंगे कैसे 15 देश, 14 देश हैं, एक रसिया को जोड़ के 15 हो जाते हैं, तो कैसे 15 देश आपस में ब्रेक डाउन होते हैं, अलग अलग होते हैं, ऐसी क्या कंडीशन क्रिएट हुई, और कैसे लोगों के मन में ये भाव आया कि नहीं अब हमें हमारा देश बनाना है, अलग अलग स्वतंत्र होना है, ऐसा क्यों आया विचार, शायद कोई वजह रही होगी। इन्हीं बातों को हम इस क्लास में समझेंगे। और इसके बाद हम ये समझेंगे कि यूएसएसआर का विखंडन हुआ सोवियत संघ का, इसके पॉजिटिव फैक्टर क्या है और नेगेटिव फैक्टर, प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट, अच्छा क्या रहा, बुरा क्या रहा। फिर हम ये समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में कि भारत के सोवियत संघ के साथ संबंध कैसे थे और उसके ब्रेक डाउन हो जाने के बाद उनके देशों के साथ संबंध कैसे रहे और रसिया के साथ भारत के संबंध कैसे हैं। साथ में ये समझेंगे कि भारत को आधुनिक विश्व की राजनीति में 1991 के बाद
जो अमेरिका के साथ थोड़ा सा चला है या यूएसएसआर के साथ चला है, तो क्या हम किसी एक देश के साथ चलें या दोनों देशों को साथ लेकर चलें, कैसी हमारी पॉलिसी होना चाहिए, ये पूरा कंप्लीट हम इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, आप पूरे पॉइंट्स को आपको समझते चलना है, बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है, द्विध्रुवता का मतलब बाइपोलैरिटी इंग्लिश में। बाइपोलैरिटी मतलब दुनिया दो भागों में बटी है, एक पश्चिमी दुनिया, एक पूर्वी दुनिया। पूर्वी दुनिया यूएसएसआर, पश्चिमी दुनिया यूएसए यानी अमेरिका। काफी बार बोल दिया मैंने, समझिए प्लीज। अब ये स्टोरी मैंने आपको सुना दिया, द्विध्रुवता का। 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है, द्वितीय विश्व युद्ध। उस दरमियान जर्मनी को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, तो जर्मनी को जब दो भागों में बांटा गया तो एक तरफ यूएसए और एक तरफ यूएसएसआर। अब इसी में एक बात और हुई, वो सुनो, वो ये है सपोज दैट ये जर्मनी, ठीक है, बात तो सुनो। जर्मनी को दो भागों में बांटा गया, ध्यान से सुनो। इसको बोला गया वेस्ट जर्मनी और इसको बोला गया ईस्ट जर्मनी। इट वाज सेपरेटेड इन 1961, 1961 में जर्मनी दो भागों में। लेकिन इसी जर्मनी की कैपिटल कहां पर है, यहां पर। और जो कैपिटल थी ना, इसी को बोला गया बर्लिन। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन। तो इस बर्लिन को भी दो भागों में बांटा गया। किसके आधार पर, विचारधारा के आधार पर। कौन कौन सी विचारधारा थी, समाजवादी और पूंजीवादी। अब कम्युनिस्ट क्या है, साम्यवाद क्या है, ऐसी विचारधारा समाजवाद की जिसमें एक पार्टी रूल करे, उसी को साम्यवाद बोलते हैं, जैसे चाइना में। तो यूएसएसआर में भी ऐसा ही था, एक पार्टी, ठीक है, जो कि समाजवादी थी, कम्युनिस्ट पार्टी जिसे बोला गया। तो इस विचारधारा में बेटे बर्लिन को दो भागों में जर्मनी को बांट लिया। उसके बाद भी जो उसकी राजधानी है बर्लिन, उसको भी बांटा गया। और उसको कैसे डिवाइड किया गया, ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन। वेस्ट बर्लिन यूएसएसआर के साथ थी, नॉट यूएसए के साथ, और ईस्ट बर्लिन यूएसएसआर के साथ थी, सोवियत संघ के साथ पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन अमेरिका के साथ। यहीं पर एक बात और समझना है कि सर यूएसए यानी अमेरिका, ये कौन सा दुनिया थी, वेस्टर्न वर्ल्ड यानी पश्चिमी दुनिया के देश थे और पहली दुनिया के देश। और यूएसए में कैसी व्यवस्था थी, कैपिटलिज्म, इट मींस पूंजीवाद। ये बात, तीनों बात आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं यूएसएसआर के साथ। सर यूएसएसआर को बोला जाता है ईस्टर्न वर्ल्ड यानी दूसरी दुनिया के देश। और कैसी व्यवस्था है, समाजवाद यानी कम्युनिज्म वाली। समझे, तीन बातों को समझे। अब इसी में एक चीज और ऐड कर सकते हैं आप कि यहाँ पर जो पैक्ट हुआ था उसको बोला गया वार्सा की संधि, 1955 वार्सा पैक्ट, वार्सा की संधि। और यूएसए वालों के साथ क्या थी, नाटो, 1949। कई बातों को समझ पा रहे आप लोग, ये चीजें हमें क्लियर पड़ी है, क्योंकि विदाउट इनको समझे हम चैप्टर को समझ ही नहीं सकते। यानी हाउ कैन बी कंडीशन वी हैव टू लर्न दिस थिंग्स। इस बात को समझना है। समाजवाद को तो समझ गए होंगे, क्या मतलब है, उत्पादन के जो साधन हैं उन पर नियंत्रण किसका होगा, सरकार का। और पूंजीवाद का मतलब उत्पादन के साधन पर नियंत्रण होगा किसी व्यक्ति विशेष यानी निजी व्यक्ति का, ठीक है, यानी हम निजी संपत्ति रख सकते हैं। और ईस्टर्न क्यों, क्योंकि दुनिया दो भागों में है इस तरीके से, एक ईस्ट साइड है और एक वेस्ट साइड है, ठीक है। इतनी बात को समझे। जो बुकलेट में दिया है मैं पूरा डिस्क्रिप्शन कर दूंगा आपको, समराइज है, पूरी बात समझना। आपको सिर्फ हेडिंग को समझना है, मैं बोल क्या रहा हूँ, बातों को ध्यान देना। देखो अपनी बुक का नाम क्या है,
समकालीन विश्व की राजनीति। जो नाम यहाँ लिखा है इसी को आज हम स्टडी करेंगे। समकालीन मतलब आज की दुनिया में, जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, आधुनिक दुनिया में, आज की दुनिया में जहाँ हिंदुस्तान की राजनीति चल रही है, वही अमेरिका की कैसे चल रही है और रसिया की कैसे चल रही है, सबको समकालीन बोलते हैं, यानी हमारे काल के दौरान। ठीक है, कैसे शुरुआत हुई? सीधे जहां खत्म होता है 1991, वहीं से समकालीन विश्व की राजनीति की शुरुआत हो जाती है। यहाँ क्या है, सोवियत प्रणाली क्या थी? व्हाट वाज द यूएसएसआर सिस्टम? क्या प्रणाली थी? सोवियत की। अब इसको बहुत ध्यान से सुनना। 1917 की बात है, जहां रसिया में यानी रूस में क्रांति होती है 1917 में। तो इस दौरान रसिया में बहुत ज्यादा क्लेश हुआ, बहुत दुख भरी यातनाएं लोगों को मिली, बहुत लोग परेशान हुए। और 1917 वो टाइम था जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, क्योंकि पहला विश्व युद्ध 1914 से 1914-18 चला। उसी टाइम पीरियड में यूएसएसआर भी लड़ रहा है और प्लस में इसके देश में खुद आपस में लोग लड़ने लगे। ठीक है, तो उस दरमियान जो एक व्यक्ति थे व्लादिमीर लेनिन, इन्होंने एक विचारधारा दी जो कि बोल्शेविक, मेंशेविक और बोल्शेविक दो विचारधाराओं में क्या है, यूएसएसआर बट गया था। उसमें से इन्होंने, व्लादिमीर लेनिन ने 1917 में एक घोषणा की कि हम एक कम्युनिस्ट पार्टी बनाएंगे, समाजवाद की स्थापना करेंगे, जिसमें सब लोग आपस में मिलजुल करके रह सकें। तो उसी दौरान 1900 देखो ये लिखा भी है 1817 से 1924 तक, तो 1917 से 1924 तक ये चलते हैं। इसके बाद इनके उत्तराधिकारी आते हैं, अगले लीडर, और वो थे स्टालिन, लेनिन। इनके बाद तो स्टालिन ने बहुत समय तक राज किया, उसके बाद फिर नेक्स्ट व्यक्ति आते हैं। ठीक है, क्रुश्चेव वगैरह। तो लेनिन ने क्या बोला कि 1922 में यूक्रेन, बेलारूस और रूस, ये कुछ बड़े बड़े देश थे जो आपस में आए एक साथ मिल करके, और इन्होंने एक देश बनाया। उस देश का नाम था यूएसएसआर, यानी यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, यानी सोवियत संघ का गणराज्य बनाया। कब? 1922 में। 17 में लड़ाई होती है, क्रांति होती है, 1922 में ये देश बन गया। यूएसएसआर जब बना, बनने की कहानी को समझो। सपोज दैट ये बन गया इस तरीके से, बहुत बड़ा है। इसमें कितने देश थे? 14+1, 15 देश हैं। अब 15 देश आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से थे वो समझो। कुछ बाल्टिक कुछ मतलब बाल्कन प्रायद्वीप है, वो एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला समझ रहे, 3 ओर से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र पेनिनसुला, प्रायद्वीप। बाल्टिकन के कुछ कंट्री थे, वो बाल्टिक वाले कौन से? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ठीक है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। कितने हो गए? 6। ठीक है, फिर आता है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। 5, 6 और 5 11। ठीक है, फिर आता है मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस। कितने हो गए? 13, 14 हो गए। और लास्ट है रसिया, यानी 15। ये 15 देश थे। इन सब ने मिलकर बनाया सोवियत संघ। धीरे धीरे पढ़ोगे, याद हो जाएगा। मैप से एक बार समझा दो, पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, 5 कंट्री एक साथ है, 3 कंट्री एक साथ है, फिर 3 कंट्री एक साथ है, फिर 2 और पूरे हो जाएगा। तो इन 15 देशों ने मिल करके क्या बनाया? सोवियत संघ गणराज्य। क्यों बनाया? क्योंकि रूस में जो क्रांति हुई उस समय लोग बहुत ज्यादा आर्थिक संकट से गुजर रहे थे, तो उन्होंने कहा हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो हम सबको नियंत्रित कर सके। और दूसरे विश्व युद्ध से, क्योंकि पहले विश्व युद्ध तक 1789 से लेकर के 1914 तक अमेरिका ने दुनिया से सेपरेट रखा, खुद को बिल्कुल तटस्थ रखा, अलग रखा, इंटरफेयर नहीं किया कभी किसी के मैटर में। तो इतने टाइम पीरियड खुद को मैच्योर बनाया, परिपक्व बनाया, और एकदम जब इकोनॉमिक पावर बने फिर दुनिया के सामने आए और फिर वर्ल्ड को लीड किया, पूरी दुनिया को आगे चल के लीड किया। तो उस दौरान सोवियत संघ ने सोचा कि हमें हमारे ईस्टर्न वर्ल्ड के जो देश है ना, पूरी दुनिया के देश, इन सबका क्या है, बचाव करना है, और इन सबको किसको नियंत्रित करना है? हमें करना है। इसलिए बना सोवियत संघ। लेकिन सोवियत संघ बन तो गया, लेकिन इसमें सबसे पावरफुल कौन था? मैंने बताया भी था, ये सभी भाई हैं। सपोज दैट इनमें सबसे बड़ा एक व्यक्ति, बड़ा भाई, जिसका नाम है रसिया, और इतना पावरफुल है, जिसको रूस बोलते हैं, कि ये इसी के अकॉर्डिंग पूरे लोग चल रहे थे। तो आज का जो रसिया है, जो आप देख रहे हो मैप में, ये रसिया है। ठीक है,
पहले इसको यूएसएसआर बोला जाता है, और भी कंट्री के आसपास छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, वो सब उसके साथ में थे। तो रसिया ही पूरी चीजों को नियंत्रित कर रहा था। अगर अपन मान लो साथ में रहे और आप में से किसी एक की चले, हर चीज में वही सब कुछ करे, पूरा क्रेडिट भी वही ले, कोई काम करना है तो वही करे, तो आपको ऐसा लगेगा कि हमें तो कोई गिन ही नहीं रहा है, बल्कि सब बराबर है अपने आप में। तो ऐसा ही इन लोगों को फील होता है। अब ये कंडीशन चल रही है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, यहाँ से दुनिया बटी, जर्मनी को डिवाइड किया गया, और फिर सोवियत संघ की हमने ये समझ लिया कि कैसे इसकी स्थापना हुई। अब आगे समझते हैं। देखो 1917 में समाजवादी क्रांति के अस्तित्व में आया। ये क्रांति पूरा नहीं समझा दिया जो इसमें लिखा है, ठीक है। बात एक ये भी होती है तो ऐसा होता क्यों है, एक्चुअली क्या जरूरत थी। लेनिन के बारे में थोड़ा सा समझ लो। क्या लिखा है लेनिन के बारे में? बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर थे, संस्थापक थे। कौन सी पार्टी? बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। 1917 की रूस की क्रांति के नायक, यानी यही स्टार्ट, यही यूरोडियस रेवोल्यूशन थे। उसके बाद क्रांति के बाद सबसे मुश्किल दौर 1917 से 24 में सोवियत समाजवादी गणराज्य के संस्थापक रहे, अध्यक्ष रहे, और मार्क्सवाद के असाधारण सिद्धांतकारों से अमली जामा पहनाने में महारथी, पूरी दुनिया में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत। ये वही व्यक्ति जिन्होंने साम्यवाद की विचारधारा को जन्म दिया। कौन? लेनिन साहब, ठीक है। क्यों आई ये विचारधारा? इससे क्या हुआ? पहली बात, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिलने लगी। दूसरी, सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था भी उनके लिए दी। तीसरी, शिक्षा व्यवस्था पर भी उन्होंने ध्यान दिया। चौथी बात, एग्रीकल्चर, कृषि प्रधान देश था सोवियत संघ, वो धीरे धीरे औद्योगिक राष्ट्र बनता जा रहा है, और जहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले हुई वो देश और पहले डेवलप हुए, और जितनी ज्यादा औद्योगिक क्रांति वो देश उतना ही पावरफुल बना। तो रसिया में बाद में होती है औद्योगिक क्रांति, लेकिन फिर भी बहुत पावरफुल बन जाता है। तो इसके बाद आगे चीजों समझते हैं। अब यहाँ लिखा है कि दो द्रव्यता का अंत, एक्चुअली इस टाइम पीरियड में होता क्या है, 1945 से 1991 शीत युद्ध चल रहा है। उसी दौरान 1962 और 61-63 के बीच में एक क्यूबा मिसाइल संकट की घटना हुई थी, अगर आपने सुना हो। उस दौरान लगभग तीसरा विश्व युद्ध हो ही गया होता, पर बच गए, हो ही जाएगा। तो वो मुश्किल दौर था शीत युद्ध का, और उसी मुश्किल दौर में क्या बनी? जर्मनी की वो दीवार बनी, बर्लिन की दीवार, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब यूएसएसआर चल तो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है कि यूएसएसआर के साथ जो कंट्री है ना, वो समाजवादी वाले, अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, उन्हें कुछ करना नहीं है, सरकार करे तो कर दे, सीधी सी बात। और उनके पास निजी संपत्ति नहीं है, इतने विकसित भी नहीं है। इसकी वजह से रूस में भुखमरी जैसी, यानी यूएसएसआर में भुखमरी जैसी समस्या आ गई, आर्थिक संकट आ गया। खाद्यान्न यानी खाने पीने का सामान आपको आयात करना पड़ रहा है, मींस इम्पोर्ट, दूसरे देश से मंगाना पड़ रहा है। और फिर शीत युद्ध जैसी, वो कोल्ड वॉर, गृह युद्ध जैसी समस्या भी है। शीत युद्ध चल रहा है, सिविल वॉर जैसी कंडीशन कि घर में ही आपस में लड़ाई हो रही है, इतने सारे देश हैं एक साथ रह रहे हैं, सीधी सी बात लड़ाई तो होगी, तो वो आपस में भी लड़ रहे हैं। तो इन सबको कंट्रोल करना यूएस सरकार के लिए मुश्किल हो गया। आप ये बात सोचिए कि ऐसा क्या हुआ कि पैसे की इतनी कमी क्यों आ गई? ये भी तो क्वेश्चन है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सोवियत संघ जो था ना, उसने ज्यादातर पैसे कहाँ खर्च किया? हथियार वगैरह बनाने पर, मिसाइल वगैरह बनाने पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए, हथियारों में बहुत ज्यादा। और इसकी वजह से एक तो सेना और एक हथियार, इन्हीं में उन्होंने लगभग अपने पूरे बजट का ज्यादातर पैसा इसमें खर्च किया। इसकी वजह से लोगों की जरूरतों पर वो ध्यान नहीं दे पाए, जिसकी वजह से वहां के लोग नाराज हो गए, और आगे चल के यही एक कमी। और दूसरी, सरकार का क्या जो समाजवादी ढांचा था वो भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से ऐसी कंडीशन निर्मित हुई जिससे यूएसएसआर का विखंडन हुआ। वो मैं समझाऊंगा क्या क्या कंडीशन और भी थी। पूर्वी देश समझे सोवियत संघ के साथ, पश्चिमी देश समझे अमेरिका के साथ। देखिए
1970 के दशक में अंतिम वर्षों में व्यवस्था लड़खड़ा गई और अंततः वो ठहर सी गई। अब व्यवस्था कौन सी? आप सोचो, शायद कम्युनिस्ट वाली, समाजवाद वाली। यहाँ ने कहा है कि प्रौद्योगिकी मामले में पश्चिम के देशों से बहुत पीछे छूट गया। समझ पा रहे हो? आप सेना पर पैसे खर्च कर रहे हो, हथियारों पर पैसे खर्च कर रहे हो, तकनीकी चीजों पर पैसे खर्च कर, उसके बावजूद भी पश्चिम के देश यानी अमेरिका वगैरह से बहुत पीछे, तो क्या फायदा लड़ाई होगी? तो यही लिखा है यहाँ पर। एक तो प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी के मामले में वो पश्चिम के देशों से बहुत पीछे छूट गए और इससे इस तरह की उपभोक्ता वस्तु की कमी हो गई, खाद्यान्न की समस्या आई 1970 के दशक में। आज कितना चल रहा है? 2023। इससे पहले 1991 और इससे पहले 1970, 70 से 91, तो 1970 लगभग इतने साल पहले जब 1991 टूट जाता, उससे पहले कंडीशन बन गई ना, भुखमरी की समस्या हुई, 20 साल में तो टूट गया। एकदम तो कोई देश ब्रेकडाउन होगा नहीं, क्योंकि टाइम लगेगा, बहुत बड़ा देश है। तो ये व्यवस्था और लड़खड़ा गई, बहुत ज्यादा भुखमरी वगैरह, और लोग बहुत सफर कर रहे, बहुत परेशान हो गए लोग। बोली बाहर में जाए, इस व्यवस्था को रहने दो, ठीक है। और आगे चल के यही समस्या इसमें उत्पन्न। अब जो हमें समझना है वो इम्पोर्टेंट बात है, गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। गोर्बाचेव कौन है, इस बात को समझो। जो रूस है ना, यानी सोवियत संघ, उसकी पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, और कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव, सेक्रेटरी जो बने थे, उनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। ये इनके कौन थे? महासचिव, ठीक है। और इसके बाद एक व्यक्ति और आता है जो कम्युनिस्ट पार्टी का हेड होता है, और उनका नाम था बोरिस येल्त्सिन। दो व्यक्तियों का नाम आपको ध्यान रखना है। इससे पहले हमने जब क्यूबा मिसाइल संकट पड़ा, वहां पर 3 लोगों के नाम याद रखे, जिनमें से एक निकिता क्रुश्चोव थे, ठीक है। 2 व्यक्ति और थे, एक यूएसए का और एक वहीं की जो राजा वगैरह थे, ठीक है। उसी प्रकार से ये गोर्बाचेव है, आपको इनका नाम ध्यान रखना है, ठीक है। अब कंडीशन समझो, गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। अब ये किस तरीके से योगदान देंगे, पहले इनकी पिक्चर देख लें, शकल, जिससे पता चलेगा ये व्यक्ति है कौन। ए स्टॉलिन, ध्यान रखना, लेनिन के बाद जो व्यक्ति आया वो कौन था? जोजेफ या जोसेफ स्टॉलिन थे, ठीक है। ये व्यक्ति थे। ये कब तक रहे? 1953, 1924 से 1953 तक इन्होंने ही रूल किया। तो लिखा है लेनिन के उत्तराधिकारी थे, सोवियत संघ के मजबूत बनने के दौर में नेतृत्व किया, औद्योगिकीकरण को तेजी से बढ़ावा दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस को इसी ने बढ़ावा दिया कि भाई उद्योग लगाओ, बहुत ज्यादा मात्रा में उद्योग लगाओ, जिससे हम और आगे डेवलप हो पाए। विचारधारा अच्छी थी। फिर दूसरे विश्व युद्ध में जीत का श्रेय, जब ये जीते तो इनको क्रेडिट दिया गया, भाई तुम्हारी वजह से जीते, इनके देश के लोग उनको मानने लगे। 1923 के भयानक दशक में आतंक पार्टी के, मतलब भयानक आतंक 1930 में पार्टी के अंदर अपने विरोधी को कुचलने और तानाशाही रवैये के लिए जिम्मेदार ठहराए गए। इन्होंने क्या किया, जो व्यक्ति इसके खिलाफ था कूट दिया, टपका दिया, सीधी सी बात, कोई इसके अगेंस्ट ही नहीं हुआ। उस व्यक्ति की शकल दिला देना, एक मिनट। गोरबचाव साहब का फोटो यहाँ पर इतने नीचे देखो। इस व्यक्ति को समझो, इसका बहुत बड़ा इंपोर्टेंट रोल है, नाम इसका रट ही लेना क्योंकि इसी से आगे का पूरा चैप्टर चलेगा। कौन है भैया? सोवियत संघ के नेता, ये नेताजी हैं, समझदार व्यक्ति थे, इसी बात में बहुत समझदार थे, काबिल व्यक्ति थे, मिखाइल गोर्बाचेव। 1931 में इनका जन्म होता है और यही सोवियत संघ के प्रेसिडेंट यानी कि चेयरमैन बनते हैं। और जब ये हेड बने, अब इन्होंने क्या किया वो समझो। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति 1985 में चेयरमैन बनते हैं और 1991 तक 5 साल बिताने जाते हैं, जब तक खत्म सोवियत संघ ही एंड हो जाता है। तो इन्होंने क्या है, पुनर्रचना और खुलेपन के आर्थिक और राजनीतिक सुधार शुरू किए, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ सोवियत संघ में एक तो राजनीति बड़ी खराब थी, गड़बड़ चल रही, उसको सुधार किया।
दूसरा आर्थिक संकट, लोग मर रहे हैं, तो उसको भी सुधार किया। फिर क्या, अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर रोक लगाई। उन्होंने कहा हमें अमेरिका से कॉम्पिटिशन नहीं करना है, हथियारों पर रोक लगाओ, लोग मर रहे हैं, पहले इनकी तरफ देखो। देखने वाला ये है कि हाँ कैसे मर रही है देखो, मतलब कहने वाला ये है कि इनको बचाओ। अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से सोवियत सेना वापस बुलाई। अफगानिस्तान एक बार ज्यादा हीरो बन रहा, उसको पीट दिया। अफगानिस्तान समझ लो अभी तख्ता पलट हुआ था, वहां पर वो बहुत जो तालिबान लोग थे उन्होंने वोट काट दिया, सरकार को ही हटा दिया उनकी को, तो वही तालिबानी थे, वही अफगान के लोग हैं। तो सेना वापस बुलाई, जर्मनी के यूनिफिकेशन में हेल्प की कि ये जर्मनी को जिंदा रहने दो, छोड़ो बेचारी जर्मनी को बचाओ, तो इन्होंने मदद भी की। फिर समाप्त किया। अब समाप्त इन्होंने कैसे किया भाई, इनके टाइम पर हुआ क्योंकि यही चेयरमैन थे, और जब सोवियत संघ टूटता है तो इनका पद वो खत्म हो जाता है पोस्ट, और उसके बाद समाप्त हो जाता सीधे, और सोवियत संघ के विघटन का आरोप लगा, और लोगों ने कहा इस मुद्दे की वजह से है ना सोवियत संघ टूट गया, आरोप इस पर पटक दिया। बल्कि इसकी क्या गलती है बेचारी, लेकिन डिसीजन मस्त लिया। और इस बात से आपकी समझ में ये आएगा कि जब कोई व्यक्ति अच्छा खाता ना तो उसकी सीधी सी बात है, आप 100 अच्छाइयां कर दो किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने एक गलती कर दी ना तो आपकी 100 अच्छाइयों को व्यक्ति भूल करके आपकी एक बुराई पर ध्यान देगा। ये पहले भी सत्य था और आज भी सत्य है, ठीक है। ऐसा ही गोरबचेव के साथ होता है। मैं तो उनको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, उनका नाम मस्त है गोरबचेव। बुकलेट में जो भी लिखा है, जो वर्डिंग से लिखी है, मैं सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस आपको समझना है। अब इसको समझो। गोरबचेव एक तरफ गोरबचेव है, एक तरफ सोवियत संघ का विखंडन यानी विघटन है। अब विखंडन का मतलब क्या है, जो 15 देश थे ना 1922 में, वो 1991 में टूट जाते हैं, यानी अलग अलग हो जाते हैं, स्वतंत्र देश बन जाते हैं। और ये घटना कब की है, 1991 की। तो आप ऐसे समझ सकते हो 1985 गोरबचेव, मिखाइल गोरबचेव चेयरमैन बनते कम्युनिस्ट पार्टी के। 1991 में ये कंडीशन पनपती है कि सोवियत संघ का क्या हो जाता है, विखंडन, यानी टूट जाता है 15 देशों में। और 1991 के बाद में क्या जो होता है, उस टाइम पीरियड को हो जाता है समकालीन विश्व की राजनीति। तो इस दरमियान समझो, मिखाइल गोरबचेव ने इस व्यवस्था में सुधार करना चाहा। जब जो व्यवस्था चली आ रही है, अगर आप उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करो तो लोग आपके विरोध में आएंगे, क्योंकि सिस्टम बेकार चल रहा था, उसको कोई इंप्रूव करेगा तो लोग विरोध तो करेंगे करेंगे। फिर उन्होंने क्या कहा है कि संबंधों को सामान्य बनाने और सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने के लिए वहां सुधार करने का फैसला किया। इसने कहा कि हम सोवियत संघ को लोकतांत्रिक देश बनाए, डेमोक्रेसी वाला देश, जिसमें आराम से सब लोग रहें, सब लोगों को बराबर स्वतंत्रता हो और अच्छे से रहें। तो चेंजेस करना चाह रहे हैं। अब जो मैं बात समझाऊंगा उसको ध्यान से सुनना। जो मिखाइल गोरबचेव थे ना, मैं शॉर्ट में नाम लिख रहा हूं, इनकी एक विचारधारा थी। इन्होंने एक बात सोची, सबसे पहले क्या सोचा, इन्होंने कहा हम क्या लाएंगे, सोवियत संघ में लोकतंत्र, यानी कि लोकतांत्रिक देश सोवियत संघ को बनाना है, और वो भी कैसा, लिबरल, उदारवादी, ठीक है। यानी ये चाह रहे थे आगे चलकर हम पूंजीवादी व्यवस्था को हम भी अपनाएं और लोगों को इतनी आजादी दी जाए कि आप अपने जो संसाधन है उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी आप रख सको। एक बात ये थी। और दूसरा क्या था, जो वेस्टर्न कंट्री थी ना, पश्चिमी दुनिया के देश, उनके साथ क्या करना, मित्र था, यानी भाई हमें किसी से लड़ाई
नहीं करनी है, और हमारे देश में भी समाजवाद के साथ साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था को लाना है, यानी पूंजीवाद व्यवस्था को भी हमें धीरे धीरे अपनाना है। ये दो चीजें इन्होंने सोची, डेमोक्रेटाइजेशन सोचा और दूसरा उन्होंने फ्रेंडशिप, कि भैया हमें लड़ाई नहीं लड़नी। बेचारे की सोच अच्छी थी, लेकिन इसी टाइम में जब इन्होंने ये डिसीजन लिए तो इससे व्यवस्था में बदलाव हुआ। क्योंकि अभी तक क्या चल रहा था, क्योंकि ये जब यहाँ के हेड बने उस टाइम पीरियड में, कब बने, 1985 में, 1991 में इनकी पारी समाप्त हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि कुछ लोगों को लगा कि ये काम कैसे कर रहे हैं, बहुत स्लो कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, जो डिसीजन ले रहे हैं बहुत धीरे धीरे ले रहे हैं। लोगों को ऐसा लगा कि भाई इतने आराम से काम कर रहा है, कब क्या होगा, कब चेंजेस लाएगा ये। तो लोगों को लगा हाँ यार ये तो गड़बड़ कर रहा है। तो एक तरफ हाय हाय मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। किसके लिए? उसकी खुदबांगी जनता, यानी रूस की जो मास की है जनता, ये खुद ही इसके खिलाफ हो गई। अब दूसरा, इसने राजनीति में परिवर्तन किया। इसने क्या परिवर्तन किया? उसकी पार्टी में, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसमें इन्होंने कहा कि हम यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को लाएंगे जिससे सभी लोग अपना प्रतिनिधित्व रखेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ रूस की चले, और देशों की जो नेता हैं अपने ग्रुप में वो भी आगे आए। जब ऐसा इन्होंने सोचा तो इसकी वजह से क्या हुआ तो उनके जो नेता थे ना उनको बेकार लगा कि भाई तुम बदलाव कैसे कर रहे हो, पुराना सिस्टम अच्छा चला आ रहा है, तुम फालतू नया सिस्टम क्यों ला रहे हो, जो व्यवस्था चल रही है वो ही रहेगी। लेकिन ये करना है, बदलाव करेंगे, अब तो लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी भी रखेंगे। इसकी वजह से इसके जो लीडर थे ना कम्युनिस्ट पार्टी के, उनको भी बुरा लगा। बोला भाई हीरो बनना है, चलो टक्का हटाओ। तो इसके खिलाफ नेता भी और जनता भी। आप सोचो वो लड़ किसके लिए रहा है? जनता के लिए। अच्छा किसका चल रहा है? वो उसके नेताओं का। तो जो पुरानी परंपरा के लोग थे, नेता थे, वो उसका विरोध में आ गए, और इधर उसकी जनता भी विरोध में आ गए। इतने धीरे काम कर रहा है, बल्कि वो सोच समझ के काम कर रहा है। इसकी वजह से तख्ता पलट हो गया, यानी इसको इस पद से हटा दिया जाता है। अभी नहीं हटाएंगे, अब इसके विरोध में लोग चलेंगे। तो इसी टाइम पीरियड में एक व्यक्ति और आया, और जो व्यक्ति आया वो था एल्त्सीन, बोरिस एल्त्सीन। अब ये कौन था? जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, इसका हेड था। और इसने एक सीधी बात है कि आपको लग रही है उसने तेल और रख दिया कि भाई मारो मारो मारो, हटाओ इसको। ये तो यही चाह रहा था कि मैं रूल करूँ, आगे चल के यही बनता है उसका हेड। देखो तो बोरिस एल्त्सीन ने क्या किया, उसने कहा बिल्कुल सही बात बोली, आपके साथ ये चीट कर रहा है व्यक्ति, धीरे धीरे डिसीजन ले रहा है, ये गलत कर रहा है। तो कम्युनिस्ट पार्टी के हेड एल्त्सीन ने भी इनका विरोध किया, गोरबचेव का जो कि चेयरमैन साहब थे। तो आखिरकार बेचारे इस व्यक्ति को झुकना पड़ा, इसका तख्ता पलट हुआ। तो उस कंडीशन में 1985 से 88 चला, फिर 1990 आया, और 90 से डगमगा गई नहीं है, लगने लगा कि भाई सब हो गए काम। फिर 1991 में आकर के 25 दिसंबर वो डेट है जहां सब कुछ खत्म हो जाता सोवियत संघ में, और यूएसएसआर का विखंडन हो जाता है। मैं ये बता रहा हूँ, अभी ये बात रही है कि क्यों हुआ, कुछ पॉइंट ही बताए थे मैंने, लेकिन रखे, तो ये मैं बाद में समझाऊंगा। आज की कहानी जो हमने पढ़ी है वो लगभग पहुंच गई। देखो ये निकिता क्रुश्चेव थे, ये वही व्यक्ति हैं जब क्यूबा मिसाइल संकट की घटना होती है ना, क्रुश्चेव साहब ये रहे, बोलते कुछ पाए अपन झुकेंगे नहीं तो कुछ भी हो रहा है। सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहते हैं 1953 से 64। उस टाइम पीरियड में स्टालिन की नेतृत्व शैली के आलोचक, इन्होंने स्टालिन का विरोध किया। तो हमें समझना है, पहले एक व्यक्ति था जिसका नाम था व्लादिमीर लेनिन, फिर आया स्टालिन, फिर आया निकिता क्रुश्चेव। कब तक आया भाई? 1964 तक। फिर एक दो और आते हैं, उसके बाद सीधे आ जाते हैं गोरबचेव, फिर एल्त्सीन। 1956 कुछ सुधार वगैरह किए, शांतिपूर्ण। ये देखो क्यूबा मिसाइल संकट जो होने के टाइम पीरियड पर हुआ है, बस आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है इनके बारे में। एक कार्टून दिया है, बोला है मैं हैरान हूँ आखिर दुनिया भर के इतने सारे संजीदा लोगों ने ऐसी व्यवस्था को क्यों सराहा। वो बोलता है ऐसा क्या था सोवियत संघ की इस व्यवस्था में कि समाजवाद साम्यवाद आप चिल्ला रहे हो, और हकीकत में वहां के लोग मर रहे हैं भूख से।
तो ऐसा क्यों लोगों ने इसकी प्रशंसा की, इस व्यवस्था की? क्या कारण थी? बल्कि इसलिए बेकार थी, हालांकि बेकार नहीं, कुछ कमियां मान सकते हैं, बेकार नहीं बोल सकते। सोवियत संघ का विखंडन क्यों हुआ, इस बात का आपको सोचना है, या क्वेश्चन मार्क लगा लेना, क्यों हुआ तो क्यों हुआ, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया नहीं, आपको आंसर समझ में आ जाएगा, मैं तो एक्सप्लेन करूंगा। एक ही इंसिडेंट है, इसको आप जरूर पढ़ के आना, बहुत इंपोर्टेंट इंसिडेंट है। इसी में थोड़ा बहुत मैं आपको समझा दूं, थोड़ा सा। 1985 मिखाइल गोर्बाचोव कम्युनिस्ट पार्टी के हेड बनते हैं, 85 की बात खत्म। 88 में लिथुआनिया में आजादी के लिए आंदोलन शुरू हुआ, और एस्टोनिया और लातविया में भी फैसला। कब? 1988 में। जब आजादी के लिए लोग और आजाद करो हमें, आजाद करो चिल्लाने लगे, पहले से 1991 से पहले की बात है, तो कंडीशन तो क्रिएट हो गई, माहौल बन गया। फिर आता है 89 1989 अक्टूबर